अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कंटिन्यू हैं। आज हमने स्टार्ट करना है शॉर्ट क्वेश्चन 14.10 से। सो डिटेल्ड डिस्कशन के लिए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। हमारी हेडिंग है चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 4.10। क्वेश्चन है, हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन रीजन ऑफ स्पेस। आप करंट कैरिंग लूप को किस तरह से यूज करके किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस डिटरमिन कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप एज्यूम कर लेते हैं इस तरह से कि इसमें करंट की डायरेक्शन एरो से रिप्रेजेंटेड है। अब जो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड है, उसका एक्सप्रेशन है NIAB cos ऑफ अल्फा। गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक नंबर ऑफ टर्न्स तो जीरो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है अ करंट लूप, और करंट भी जीरो नहीं है। और अगर लूप मौजूद है तो यकीनन उसका एरिया भी जीरो नहीं होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज बचती हैं, और वो पॉसिबिलिटीज क्या हैं? वो ये हैं कि या तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में जीरो हो, या फिर क्या हो, कॉस अल्फा की वैल्यू जीरो हो। अगर तो इस केस में आपको टॉर्क जीरो मिलता है, तो आपने अब ये चेक करना है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो है या फिर कॉस अल्फा जीरो है। आप इस कॉइल को रोटेट कर लो किस तरह से कि लेट्स से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस कॉइल का, ये वाला, और आप इसको रोटेट करते हो डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो कोई टॉर्क इस कॉइल के ऊपर नहीं एक्ट करता। तो नतीजा क्या हुआ कि तमाम ओरिएंटेशन जिसमें आपने अल्फा की वैल्यू तब्दील की है, इन तमाम ओरिएंटेशंस में तब्दीली के बावजूद टॉर्क जीरो है। तो उसका मतलब है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो ये कि हो सकता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो उसकी डायरेक्शन इस तरह से हो कि वो इस लूप के अंदर नॉर्मली या परपेंडिकुलरली पास कर रही हो। दैट मीन्स यहाँ पे इस जगह के ऊपर किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल मौजूद हो, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर किसी मैग्नेट का साउथ पोल मौजूद हो। तो इस वक्त अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ जीरो, दैट मीन्स 90 डिग्री बन रहा हो। तो ये केस भी तो हो सकता है। तो इस केस को हमने किस तरीके से डिटेक्ट करना है, हमने क्या करना है, हमने इस लूप को फिर से रोटेट कर देना है। रोटेशन के बाद हो सकता है कि केस कुछ इस किस्म का बन जाए कि ये जो लूप है करंट कैरिंग लूप, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल आ जाए। वेक्टर एरिया की अगेन बात नहीं हो रही, स्केलर एरिया की बात हो रही है। तो इस केस में अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इस प्लेन ऑफ एरिया के साथ पैरेलल आ जाएंगे, तो उस केस में चूंकि अल्फा क्या बन जाएगा, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर अब भी टॉर्क जीरो ही आ रहा है तो उसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में मौजूद है तो अब टॉर्क भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, जो कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी के बावजूद जीरो के इक्वल था। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अब हम जरा इसका आंसर रीड आउट भी कर लेते हैं। आंसर होगा, द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय टॉ इज इक्वल टू NIAB cos अल्फा फॉर द करंट लूप n is equal to 1, that means it is not 0, current is also not 0, and area of the loop is also not 0. Torque may be 0 if cos alpha is 0 or the angle between applied magnetic field and the plane of the area is 90 degree. To eliminate this possibility, we will place the coil at different orientations in the region. Now, if the torque experienced by the coil is 0, the magnetic field in the region must be 0. That means different orientations हमने place कर ली हैं। अगर अभी भी टॉर्क एक्सपीरियंस जीरो के इक्वल आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो होगी। इफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल इज नॉट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन मस्ट आल्सो बी नॉन जीरो। हेंस अ करंट लूप कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है कि लेट्स से ये एक करंट लूप है इस तरह से, जिसमें करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड है। आपने यहाँ पे इस कॉइल को प्लेस किया है
और इसके ऊपर टॉर्क नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, आपने इस कॉइल को रोटेट कर लेना है। हो सकता है कि इस वक्त केस ये हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से परपेंडिकुलरली पास कर रही हूँ, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या हो, वो 90 डिग्री हो। आप इस कॉइल को रोटेट कर लें। किस तरह से कि लेट से कॉइल रोटेशन के बाद मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गई है। इस वक्त अल्फा जो है वो 0 डिग्री बन गया है और कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो जो पहले 90 का केस था उसमें कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो अगर इस वक्त टॉर्क इज इक्वल टू NIAB कॉस अल्फा का आंसर 0 आ रहा था, तो वो कॉस अल्फा के 0 होने की वजह से आ रहा था। और अगर अब कॉस अल्फा 1 हो चुका है और टॉर्क का आंसर कुछ नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस जगह के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। लेकिन अगर दोनों ही तरह, जिसमें आपने इस कॉइल को 90 डिग्री रोटेट कर लिया है, दोनों ही केसेस में टॉर्क 0 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है टॉर्क 0 होने की वजह मैग्नेटिक फील्ड का 0 होना है। सो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन 14.11, हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोप ऐसे न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई वर्ड न्यूक्लियस का प्लूरल है, ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन मास नंबर वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और जो न्यूट्रॉन नंबर है वो भी क्या होता है, वो भी डिफरेंट होता है। और हम ये बात जानते हैं कि जो एटॉमिक मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर से इस रिलेशन के जरिए से लिंक्ड है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं न्यूक्लियस और ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऑर्बिट। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड है जो ऑर्बिट कर रहा है, और यही डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। पहले केस के अंदर क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है, दूसरे केस में भी एक ही है, तीसरे में भी एक ही है। तो इस केस में प्रोटॉन नंबर इन तीनों के क्या हुए, वो 1 हुए। लेकिन अब यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं न्यूट्रॉन्स के, पहले न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन दूसरे न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन मौजूद है और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। तो बताइए जरा न्यूट्रॉन नंबर्स क्या हुए तीनों के, इसका N0, इसका N1 और इसका N2। और जो मास नंबर है जो कि इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंटेड है वो क्या हुआ, वो हुआ 1, इधर हुआ 2 और इधर हुआ 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन तीनों न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर्स तो सेम है, लेकिन मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। तो ये तीनों के तीनों जो न्यूक्लियाई रिप्रेजेंटेड हैं, दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और इन आइसोटोप्स का नाम भी है। पहले आइसोटोप का नाम क्या है, इसका नाम है प्रोटियम। नेक्स्ट आइसोटोप है ड्यूटेरियम और नेक्स्ट आइसोटोप है ट्रिटियम। अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेड हाइड्रोजन एटम्स को आयोनाइज कर दें तो क्या होगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा। इनके जो सिंबल्स हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं, सबके सिंबल्स हाइड्रोजन ही लिखे जाते हैं और सबका एटॉमिक नंबर 1 ही है, लेकिन पहले का मास नंबर 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3 है। और इसके अलावा अगर हम इन एटम्स को आयोनाइज कर दें तो जो एक्सप्रेशन बन जाएंगे वो एक्सप्रेशंस क्या होंगे, वो होंगे H11 + 1, H12 + 1 और H13 + 1। अब हम इन न्यूक्लियाई को क्या नाम देंगे, पहला न्यूक्लियाई कहलाएगा प्रोटॉन, दूसरा कहलाएगा ड्यूट्रॉन और थर्ड कहलाएगा ट्राइटॉन। क्या लिखा जाएगा, FB = FC, दैट मीन्स QVB = mv²/r। वेलोसिटी एक पावर से कैंसिल आउट होगी, R इक्वेशन के ऑपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, और जो QB हैं वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे। अब अगर ये कह दिया जाए
कि जो वेलोसिटी ओवर क्यू बी है ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है रेडियस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो रेडियस है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आइसोटोप का मास ज्यादा होगा उतना ही रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल ट्रेस्ड बाय द आइसोटोप ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर करना है। जरा हम इसके आंसर को रीड आउट भी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, द न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स और चार्ज नंबर्स Z but different mass numbers A are called isotopes of a certain element. To separate them, first step is to ionize them. After that, those ions are projected with same velocities in a region where perpendicular magnetic field is applied. So these nuclei experience a centripetal magnetic force in the region. FB is equal to FC, QVB is equal to MV square over R, or R is equal to MV over QB. Since velocity V and applied magnetic field B is same for all the ions, so R is directly proportional to M, or R is equal to MV over QB. Since velocity V and applied magnetic field strength B and charge carried are same for all the ions, so R is directly proportional to M. The ions with smaller masses will trace the arc length of smaller radii, and the ions with larger masses will trace an arc length of larger radii. So they can be easily separated from each other. Next question है 14.12. What should be the orientation of a current carrying coil in a magnetic field so that torque acting upon the coil is A maximum and B minimum? So यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ये बात बता देनी है कि torque experienced by a current carrying coil placed in an external uniform magnetic field is given by tau is equal to NIAB cos of alpha, where alpha is the angle between plane of the area and magnetic field. और उसके बाद कह देना है क्योंकि हमें स्टेटमेंट के मुताबिक एक करंट कैरिंग कॉइल दी गई है इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स जीरो नहीं है, करंट जीरो नहीं है और एरिया ऑफ द लूप भी जीरो नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाइड है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी जीरो नहीं है। सो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हुआ? वो कॉस अल्फा के प्रोपोर्शनल हुआ जब हम NIAB को कांस्टेंट मान लें। तो अब अगर मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए ए पार्ट वाला, दैट मीन्स टॉर्क मैक्सिमम हो, तो कॉस अल्फा भी क्या होना चाहिए? वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। और हम ये बात जानते हैं कि कॉस अल्फा का जो मैक्सिमम आंसर है वो क्या हो सकता है? वो 1 हो सकता है। या फिर अल्फा किसके इक्वल आएगा? वो कॉस इनवर्स ऑफ 1 आएगा। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक ओरिएंटेशन डिस्क्राइब करना चाहते हैं जिसमें टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो, तो इस वक्त आपने जो कॉइल है वो इस तरह से प्लेस करनी है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, आप टॉप व्यू लें तो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा कि ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है मैग्नेट का और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये जो लूप का ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देगा आपको, ये इस तरह से दिखाई देगा और इनके दरमियान में एंगल क्या होगा? इनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री होगा। और जब आपसे बी पार्ट पूछा जाए कि कब टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय कॉइल मिनिमम हो, तो उसके लिए क्या करना है? आपने लिखना है कि टॉर्क मिनिमम के लिए कॉस अल्फा का भी मिनिमम होना लाजमी है और कॉस अल्फा का जो मिनिमम आंसर है वो 0 होता है। इसका मतलब है अल्फा मिनिमम कॉस इनवर्स ऑफ 0 लिखा जाएगा जो कि 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री होता है। 270 डिग्री यूज नहीं किया जाता, आमतौर पे दो क्वांटिटीज के दरमियान में एंगल 180 या उससे कम ही लिया जाता है। सो इस केस में क्या होगा कि अगर लूप आपने इस तरह से प्लेस की है कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और टॉप व्यू के लिए दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है इस तरह से, और जो लूप आपने प्लेस की है वो इस तरह से प्लेस कर दी है। दैट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड में और प्लेन ऑफ द लूप में 90 का एंगल बन रहा है। टॉप व्यू से आपको ये कॉइल इस तरह दिखाई दे रही है। तो इस केस में जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है? वो 90 डिग्री है और उस केस में टॉर्क क्या होगा? वो मिनिमम होगा। सो इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से आंसर करना है उसके लिए हम जरा रीड आउट कर लेते हैं।
क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से करेंगे, द फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज गिवन बाय टॉ इज इक्वल टू NIAB cos अल्फा. If NIAB is kept constant, we can write torque is proportional to cos alpha. For maximum torque, cos alpha must be maximum, i.e. cos alpha has the maximum value of 1, or alpha is equal to cos inverse of 1, that gives 0 degree. So for maximum torque, the plane of the area of the coil must be kept parallel to the applied magnetic field. साथ डायग्राम भी ड्रॉ करनी है आपने कि लेट्स से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साइड व्यू है, और अगेन ये बना रहा हूं टॉप व्यू, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इसमें जो कॉइल प्लेस कर देनी है वो इस तरह से करनी है, और इसमें करंट की डायरेक्शन आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें. टॉप व्यू से देखेंगे तो करंट जो है वो इस तरह से फ्लो करता हुआ दिखाई देगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये वाली है. यहाँ से टॉप व्यू से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी. प्लेन ऑफ द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा. नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, और बी पार्ट में मिनिमम टॉर्क की बात की गई है. तो मिनिमम टॉर्क को हमने किस तरह से डिस्क्राइब करना है, फॉर मिनिमम टॉर्क cos अल्फा मस्ट बी मिनिमम. So cos alpha has minimum value of 0, or alpha is equal to cos inverse of 0, that is equal to 90 degree. For minimum torque, the plane of the area of the coil must be kept perpendicular to the direction of applied magnetic field. तो इसके लिए जो डायग्राम्स ड्रॉ करनी है वो इस तरह से होंगी कि लेट्स से अगर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है साइड व्यू से, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है टॉप व्यू से, तो जो लूप का एरिया है वो इस तरह से प्लेस किया गया है. और इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है वो इस तरह से पास कर रही है कि ये इस एरिया के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है. और टॉप व्यू लेन तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो जो कॉइल की ऊपर वाली साइड ऊपर से नजर आने वाली दिखाई देगी वो इस तरह से दिखाई देगी, और यहाँ पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर करना है. आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 14.12 तक डिस्कशन कंप्लीट कर ली है. रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू होंगे. सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज.